सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस अल्फाबेट चैनल। आज के टॉपिक के अंदर हम लोग जानेंगे कि एटॉमिक मास एंड दी एटॉमिक नंबर के बीच में फर्क क्या है। सबसे पहले तो जानेंगे कि एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास क्या सेम है या फिर अलग अलग चीज है, तो उसका हम लोग डिटेल में यहाँ पर एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं एटॉमिक नंबर चैप्टर का। उसके पहले की भी जो भी वीडियो है आप वहां जाकर देख पाओगे, तो आपको ये बात की क्लियरिटी समझ में आ जाएगी कि एक्चुअली एटम क्या होता है। तो यहाँ पर उसको नंबर देने की जरूरत क्यों आई, तो शुरुआत से हम लोग यहाँ पर जानते हैं। चलो एटॉमिक नंबर की यहाँ पर बात करो, एटॉमिक नंबर की यहाँ पर बात कर देते हैं। एटॉमिक नंबर इज नथिंग बट उसको कहा जाता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, दैट इज P, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एटम। एटम के अंदर कितने प्रोटॉन या फिर एटम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको उसका एटॉमिक नंबर कहा जाता है। क्वेश्चन आएगा कि सर ये टर्म की जरूरत क्यों आ गई, लिख तो दिया, बता भी दिया, उसके ऊपर आगे भी जानेंगे। बट यहाँ पर एक सिंपल सी बात है, कोई भी अपने पास एटम जो स्टेबल होगा, बात बहुत ध्यान से सुनो, हम लोग आयन की नहीं बात करें, हम लोग नॉन स्टेबल एटम की नहीं बात करें, जो स्टेबल फॉर्म में होगा। जो स्टेबल फॉर्म में होगा तो हम लोग पहचानेंगे कैसे कि ये पर्टिकुलर हमारे पास जो एलिमेंट है, वो एलिमेंट के अंदर जो एटम है वो यही टाइप का एटम है। तो दैट इज वेरी सिंपल वन, थ्रू दी उसका एटॉमिक नंबर से हमको पता चल जाएगा। जैसे कि सबसे पहले समझो कि यहाँ पर एटॉमिक नंबर को जो सिंबल होता है उसको Z से बताया जाता है। तो जैसे कि यहाँ पर Z इक्वल टू 1 लिखता हो, उसका मतलब यहाँ पर होता है उसके अंदर जो प्रोटॉन है वो 1 प्रोटॉन है, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो 1 इलेक्ट्रॉन है। यदि प्रॉपरली साइन के साथ बताओ तो P प्लस E माइनस, प्रोटॉन प्लस होता है, इलेक्ट्रॉन माइनस होता है। कौन सा ऐसा एटम है जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन एंड एक प्रोटॉन होगा, तो वो होगा सिर्फ एक ही, दैट इज द हीलियम। या फिर हाइड्रोजन, कौन सा होगा? हाइड्रोजन। क्योंकि हीलियम की क्या बात आती है, हीलियम के अंदर आता है 2 प्रोटॉन एंड 2 इलेक्ट्रॉन। तो यदि मैं Z इक्वल टू 2 लिख देता हूं तो हो जाएगा यहाँ पर प्रोटॉन का नंबर हो जाएगा 2, इलेक्ट्रॉन का नंबर हो जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा हीलियम। तो इसका मतलब कि क्या है कि सर एटॉमिक नंबर ही सिर्फ काफी है समझने के लिए। हाँ, एटॉमिक नंबर से आपको एक बात पता चल जाएगी कि मेरा जो कोई भी एलिमेंट होगा, मेरा जो कोई भी एटम होगा, वो एटम हमारे उसके एटॉमिक नंबर से हमको क्लियरली पता चल जाएगा कि ये एटॉमिक नंबर है तो उसका ये पर्टिकुलरली एलिमेंट होगा। जैसे कि आपको बताना की कोशिश करूं तो 1 to 18 बहुत ही इंपॉर्टेंट जानने के लिए होता है। तो यहाँ पर लिखते हैं, यदि Z इक्वल टू 1 होगा तो हो जाएगा हाइड्रोजन, Z इक्वल टू 2 तो हो जाएगा हीलियम, सेम है Z इक्वल टू 3 तो हो जाएगा हाइड्रोजन हीलियम आ जाएगा लिथियम, Z इक्वल टू 4 हो जाएगा हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, देन आफ्टर बेरिलियम Be, देन आफ्टर Z इक्वल टू 5 लिखते हैं तो हो जाएगा बोरॉन, Z इक्वल टू 6 लिखते हैं तो कार्बन, फिर आगे लिखते हैं Z इक्वल टू 7 तो हो जाएगा नाइट्रोजन, Z इक्वल टू 8 तो हो जाएगा ऑक्सीजन, Z इक्वल टू 9 हो जाएगा तो हो जाएगा फ्लोरीन, एंड Z इक्वल टू 10 हो जाएगा तो नियोन। वैसे ही आपके 9th स्टैंडर्ड के लिए और बाकी और 10 कर सकते हो कि 11 to 20, 1 to 20 एलिमेंट, उसका एटॉमिक नंबर, उसके सिंबल, उसका नाम प्रॉपर्ली आना 9th स्टैंडर्ड में जरूरी है। तब जाकर इसका यूज 10th स्टैंडर्ड में भी अच्छी तरीके से कर पाओगे। यदि आपको He फॉर हीलियम ही पता नहीं है तो देन आफ्टर इट्स क्रिएटेड द प्रॉब्लम। बात समझ लो, क्योंकि आगे उसका थोड़ा हार्ड लेवल आएगा, तब जाकर ये बात समझ में नहीं आ पाएगी। Li मीन्स लिथियम, साथ साथ वो भी बात जरूरी है कि लिथियम का नंबर 3 है, उससे आप क्या डिराइव कर पाओगे। लिथियम का नंबर 3 है तो यू कैन डिराइव दैट कि यहाँ पर 3 नंबर है, दैट मीन्स उसके सेंट्रल में यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 प्रोटॉन हो जाएगा। प्रोटॉन कितने हो गए, 3 प्रोटॉन हो गए। और उसकी बाहर यदि मैं शेल बनाता हूं तो पहली शेल के अंदर 1 और 2, उसकी बाहरी एक शेल के अंदर हो जाएगा 1 और 3। तो सिर्फ Z इक्वल टू 3 इट्स इनफ। अभी आपको फायदा क्या है, यदि आप जानते हो कि सर लिथियम का नंबर तो है 3, अभी उसके रिगार्डिंग आपको कहते हैं कि उसके इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करो, इट्स वेरी सिंपल, यू कैन डिस्ट्रीब्यूट इट। बात समझ में आती है। तो ये थोड़ी सी बात होती है 1 to 20
विद उसके एटॉमिक नंबर, उसका सिंबल और उसके नाम के साथ आप उसको प्रॉपर्ली मेमोराइज करने की कोशिश करोगे, आप उसको याद करने की कोशिश करोगे, इट विल हेल्प यू इन योर 9th स्टैंडर्ड एंड इवन इन द फर्दर वन। क्लियर है? उसके बाद की यहाँ पर बात करते हैं एटॉमिक मास। तो क्वेश्चन होगा कि सर एटॉमिक नंबर जान लिया, बाद में आगे जानने की जरूरत क्या है? दैट्स इनफ, एटॉमिक नंबर से सब कुछ पता चल जाता है। मैं कहता हूँ हाँ बात सही है, सब कुछ पता चल जाता है, बट अपना मास का भी इम्पोर्टेंट होता है। एटॉमिक मास को बहुत ध्यान से समझो। बुक में बेसिकली एक अच्छा सा डेफिनेशन ऐसा दिया है कि एटॉमिक मास क्या होता है। तो उसको ऐसा लिखते हैं कि यहाँ पर मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। कॉमन सी बात है। तो आप कहोगे सर एक जगह पर हमको डाउट है, जो सोचने वाले स्टूडेंट है उनको तो ख्याल आएगा सर मास तो बात सही है कि एटम के अंदर न्यूट्रॉन भी पता है हमको पता है कि प्रोटॉन भी पता है, बट क्वेश्चन इज दैट सर इलेक्ट्रॉन का क्या? क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी तो मौजूद है। मैं कह रहा हूँ बात भी सही है तेरे बेटा। फॉर एन एग्जाम्पल मैं यहाँ पर ऐसा ले लेता हूँ, समझो कि ये एटम है, ठीक है। तो एटम के अंदर हम लोग मानते हैं कि सेंट्रल वाला पार्ट न्यूक्लियस होगा, जहां पर प्रोटॉन भी होगा, जहां पर न्यूट्रॉन भी होगा। उसके चारों ओर यदि हम लोग यहाँ पर उसको शेल कुछ ऐसा बनाने की कोशिश करें तो यहाँ पर ये वाले हिस्से के अंदर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन भी होगा, ये वाले हिस्से में इलेक्ट्रॉन भी होगा, इलेक्ट्रॉन भी होगा। सर प्रोटॉन भी है, इलेक्ट्रॉन भी है, तो सर इलेक्ट्रॉन को क्यों नहीं लिया? तो यहाँ पर एक बात जानना बहुत ही जरूरी है। पहले भी एक बार मैंने बताया था कि जो प्रोटॉन है उसका मास इलेक्ट्रॉन के मुकाबले 2000 टाइम्स से भी ज्यादा हो सकता है। तो अप्रोक्सीमेटली 2000 टाइम कहा जाता है। ऐसा है। जगह कहां पर है? थोड़ा रब कर दो, यहां तक बात समझ में आ रही है तो थोड़ी अपने पास जगह बन जाए। समझो जरा, ये छोटा मोटा वीडियो होता है तो उसके अंदर छोटी सी वीडियो के अंदर बहुत सारी बातें बताने की कोशिश करते हैं। तो पूरा ध्यान से देखने की कोशिश करो जिससे जो 10-15 मिनट का वीडियो होता है उसका पूरा अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर पाओ। तो एटॉमिक मास की बात कर रहा था। तो एटॉमिक मास के अंदर प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी और इलेक्ट्रॉन भी है, बट इलेक्ट्रॉन को क्यों नहीं गिना? द सिंपल वन इज दैट कि जो मास है, मास ऑफ प्रोटॉन is approximately exactly नहीं बता, approximately 2000 times mass of electron। अरे उसका मतलब एक बात समझो रे, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मुझे वेट मेजर करने के लिए गया, वहां पर स्केल के ऊपर खड़ा हुआ, पता चला मेरा ऑब्वियसली बॉडी वेट का तो अंदाजा होगा सर 150-200 किलो के तो हो गए नहीं, कॉमन सी बात है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मास ले लेते 60 किलोग्राम, 60 किलोग्राम ले लेते हैं, 60 किलोग्राम है। और जैसे मैं उतरा मुझे पता चला कि यार अभी मैंने स्वीट खाया था तो पता नहीं उसके ऊपर एक छोटी सी चींटी थी वो मेरे हाथ पर रह गई है, ठीक है। तो क्या वो चींटी का भी मास 60 किलोग्राम में आ गया होगा? ऑफकोर्सली आ गया होगा, क्योंकि उसका भी थोड़ा सा तो मास होगा। तो अभी मैं क्या करूंगा, फिर से चींटी को भगा दूंगा, फिर वहां जाकर फिर से खड़ा हो जाऊंगा, फिर मास मेजर करूंगा, या फिर 60 किलोग्राम लेकर ही चला जाऊंगा। तो आंसर सेम है, क्या है? 60 किलोग्राम ही ले लेंगे। अरे भाई ये चींटी का मास ज्यादा से ज्यादा कितना होगा? 60 के मुकाबले तो के ही कुछ नहीं सकते। ऐसा मानकर चलते हैं कि यदि ये 60 किलोग्राम है तो जो पर्टिकुलरली एंट है, चींटी है, उसका मास 0.001 किलोग्राम होगा। भाई 60 के अंदर से तुम 0.001 भी माइनस कर लोगे तो फर्क कुछ नहीं आएगा, 60 जितना ही आएगा। सो दैट्स व्हाई हम लोग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का लेते हैं। भाई न्यूट्रॉन है ना, न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन से थोड़ा सा ज्यादा भी है, इतना ज्यादा फर्क नहीं है, बट ऑलमोस्टली सेम ही कह सकते हैं, तो उसको तो गिनना पड़ेगा। सो दैट्स व्हाई यहाँ पर हम लोग लेते हैं नंबर ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। वाई नंबर ऑफ? क्योंकि जरूरी नहीं कि हर एक बार एक ही प्रोटॉन हो। 2 प्रोटॉन हो गए तो एक प्रोटॉन का मास मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि 2 प्रोटॉन है। 3 हो गए तो मल्टीप्लाई बाय 3, दैट्स व्हाई द नंबर ऑफ द प्रोटॉन। न्यूट्रॉन की भी इस तरीके से बात कर पाए। मास जानने का फायदा क्या होता है? भाई मास जानने पर पता चलता है कि कोई भी एटम है वो कितना भारी होगा, कितना बड़ा होगा। एक सिंपल सी बात बताऊं, जैसे कि हम लोग ले लेते हैं हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन इतना कुछ छोटा सा हो सकता है क्योंकि इसके अंदर एक ही प्रोटॉन है। बात समझ रहे हो? एक ही प्रोटॉन है। उसके मुकाबले यदि मैं यहाँ पर ले लेता हूँ ऑक्सीजन ले लेता हूँ, तो कॉमन सेंस लगाओ कि ऑक्सीजन यहाँ पर उससे बड़ा होगा।
अरे सिंपल बात है, क्योंकि इसके अंदर क्या हो जाएगा कि प्रोटॉन कितने हैं, 6 प्रोटॉन है, जबकि इसके अंदर प्रोटॉन कितना है, 1 प्रोटॉन है। और प्रोटॉन का मास तो फिक्स ही है, वो बदल नहीं सकता। ऑक्सीजन में प्रोटॉन का मास अलग है, हाइड्रोजन में अलग है, ऐसा कुछ नहीं है। प्रोटॉन है वो तो सेम ही होगा। बात समझ में आ रही है? सो दैट्स व्हाई इसके अंदर 6 प्रोटॉन है, जबकि इसके अंदर 1 प्रोटॉन है। तो भाई 6 प्रोटॉन ज्यादा होता है 1 के मुकाबले, तो ऑब्वियसली बड़ा होगा। सो ये सभी बातें जानने के लिए भी एटॉमिक मास का बहुत ही इंपॉर्टेंट सा यूज आता है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? सो दैट्स व्हाई वी आर सिंपली कैलकुलेटेड द एटॉमिक मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। जितने प्रोटॉन है उसको भी गिन लेते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन है उसको गिन लेते हैं। अरे ना, जितने प्रोटॉन है प्लस जितने न्यूट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन मैंने बोला वो गलत है, क्या है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं। उसका सिंबल बहुत ध्यान से सुनो कि एटॉमिक मास का सिंबल है, एटॉमिक मास का सिंबल है कैपिटल ए। ध्यान से सुनना, कैपिटल ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? P मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं प्लस यहाँ पर N मीन्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं। तो यहाँ पर जितने प्रोटॉन है उसका मास गिन लो, यहाँ पर न्यूट्रॉन उसका मास गिन लो। सो P प्लस N के बेसिस के ऊपर हम लोग एटॉमिक मास फाइंड कर सकते हैं। फायदा क्या है? क्योंकि एटॉमिक मास क्या हो सकता है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का कॉम्बिनेशन है। एक एग्जांपल से बताने की कोशिश करो, जैसे कि सोडियम है। सोडियम मतलब कि N है, नेट्रियम याद हो तो आपको। नेट्रियम के अंदर उसका एटॉमिक मास होता है, वो क्या होगा? प्रोटॉन। तो यहाँ पर एटॉमिक, यहाँ पर नंबर जानते हो तो यहाँ पर 11 होगा। सोडियम का 11 है। इसका यहाँ पर फायदा देखो, बहुत इंटरेस्टिंग है। इसका 11 नंबर है, तो इसका मतलब कि यहाँ पर प्रोटॉन कितने हो गए? दैट मीन्स प्रोटॉन क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। तो भाई 11 लिख दिया। प्लस यहाँ पर न्यूट्रॉन है वो 12 है, दैट इज 12 है। ध्यान से सुनो, उसको कई लोग याद कर लेते हैं कि सर 11 प्लस 12 करके 23, बट कई लोग सीधे 23 याद कर लेते हैं। पर ध्यान से सुनने की बात ऐसा है कि यहाँ पर 11 तो प्रोटॉन है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 11 है। और यहाँ से क्या हो जाएगा? 12 इज इक्वल टू 23। क्लियर है? तो उसको ये फॉर्मूला को और अच्छी तरीके से एक्सटेंड कर पाएंगे। क्या एक्सटेंड कर पाएंगे? हम लोग P की जगह क्या ले सकते हैं? हम लोग P की जगह Z भी ले सकते हैं, Z प्लस N लिख पाए। Z क्या है? एटॉमिक नंबर। अच्छा सा रिलेशन क्या मिला? एटॉमिक मास इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। am I right? तो यहाँ पर लिख देता हूं एटॉमिक मास, तो यहाँ पर A इज इक्वल टू Z प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन लिख दे सर। यहां से 9th पे जितने भी क्वेश्चन बनाना है इतने क्वेश्चन बना सकते हैं। कैसे कैसे बना सकते हैं? जैसे कि आपको एटॉमिक मास फाइंड करना है, आपको एलिमेंट दे दिया, एटॉमिक नंबर नहीं दिया, आपको उससे याद करना होगा। जैसे कि मैं कह देता हूं, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैं कहता हूं कि मेरे पास, ध्यान से सुनना, इंटरेस्टिंग बात है, मेरे पास यहाँ पर एक एलिमेंट है, वो एलिमेंट है कार्बन। थोड़ा यहाँ पर कर देता हूं, थोड़ी जगह मिल जाए। मेरे पास एक एलिमेंट है कार्बन। तो कार्बन एग्जांपल है, मेरे पास एलिमेंट है कार्बन। ओके, इसके अंदर 7 न्यूट्रॉन है। इट हैज 7 न्यूट्रॉन। फाइंड एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। तो कार्बन का एटॉमिक मास फाइंड करो। क्या करोगे? पहले तो यहां से डेटा मिल गया कि एक तो 7 न्यूट्रॉन है, अच्छी बात। यहां से सिर्फ एलिमेंट कार्बन की बात किया, यू नो वेल अबाउट इट। एटॉमिक नंबर जो पहले सीखा था उसे क्या डिराइव कर पाओगे? Z इक्वल टू क्या जाएगा? 6 आ जाएगा। 6 नंबर पर क्या है? कार्बन है। बस Z की वैल्यू यहाँ पर डाल दो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यहाँ पर कर दो, तो क्या जाएगा? A इज इक्वल टू Z प्लस यहाँ पर N लिख देते हैं। Z कहाँ है? यहाँ पर Z है तुम्हारा 6, N क्या है? 7। तो आंसर क्या आ जाएगा? 13। यहाँ पर आपका एटॉमिक मास आ जाएगा 13। ठीक ठीक, बात समझ में आ रही है? आसान है, कोई कॉम्प्लिकेशन वाली बात नहीं है। क्लियर है बेटा? तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन करके कोई भी एक एलिमेंट को डिटेल में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंट किस तरीके से करते हैं तो ये सब रब करने के बाद मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, आप थोड़ा यहाँ पर ध्यान देने की कोशिश करना, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। लिख दिया यहाँ तक, बाकी उधर वीडियो पोस्ट करके आप लिख देना। तो समझो जरा, यहाँ पर आखिरी में एक इंटरेस्टिंग बात बताने जा रहा हूँ।
वो इंटरेस्टिंग बात कुछ इस तरीके से है कि कोई भी एलिमेंट को, ठीक है, प्रॉपरली रिप्रेजेंट करने का तरीका, जैसे कि मैं कोई भी एलिमेंट को ले लेता हूं x, तो उसका एटॉमिक नंबर नीचे लिखते हैं, दैट इज z, और उसका एटॉमिक मास लिखा जाता है a। जहां पर साइड पे लिख दू a क्या है, यहाँ पर a इज द एटॉमिक नंबर, z क्या है, एटॉमिक मास, x क्या है, एलिमेंट, x क्या है, जो कोई भी एलिमेंट है वो है। ये भी तरीके से लिखते हैं। एक और भी तरीका है, और हम लोग ऐसा भी उसको लिख सकते हैं, x लिख देते हैं, यहाँ पर z लिखते हैं, यहाँ पर a लिख देते हैं। बात समझ में आ रही है? आसान है? किसी को कोई क्वेश्चन? ओके, तो आपको जो कोई भी क्वेश्चन हो तो आप चैट सेक्शन में जाकर मुझे पूछ सकते हैं, या फिर अपनी जो एप्लीकेशन है, अपना टेलीग्राम ग्रुप है, वहां जाकर ज्वाइन करके भी आप अपने हिसाब से मुझे फॉलो कर सकते हैं और मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, और इसके बाद का 2 पॉइंट बाकी है, दैट इज आइसोटॉप्स एंड आइसोबार। उसको बहुत ही ध्यान से देखने की कोशिश करना, बिकॉज ऑफ वन ऑफ द इंटरेस्टिंग टॉपिक। इंटरेस्टिंग तो सब कुछ है, बट वो भी बहुत ही मजेदार टॉपिक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक टाटा बाय बाय, हैव अ गुड डे, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, जब कभी भी आप वीडियो देख रहे हो। ओके, बाय बाय।